नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर, स्वस्थ और अपने अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाई को कंटिन्यू दोस्तों कर रहे होंगे। तो आज के उसी क्रम में दोस्तों हम अपने उसी टॉपिक में दोस्तों आगे बढ़ने वाले हैं और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन बुक की दोस्तों पार्ट 5 दोस्तों आज हमारा चलने वाला है। वहीं से दोस्तों हम क्लास को पुनः स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमने दोस्तों पिछली क्लास को दोस्तों ऑफ किया था। अंतिम दोस्तों चैप्टर चल रहा है दोस्तों। अभी तक हमारी दोस्तों जितनी भी क्लासें हुई हैं, यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप लोग पिछली क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। सभी दोस्तों वीडियोस आपको टॉपिक वाइज दोस्तों इस बुक के कंप्लीट करवाए गए हैं। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको दोस्तों मिल जाएगी। सारे वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों टॉपिक वाइज दिए गए हैं। एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। और इसमें दोस्तों अभी तक हमारे दोस्तों 4 क्लासें हो चुकी हैं अध्याय 10 की। अभी तक आपने उन 4 क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियोस को ज़रूर देख लेना। तो चलेगा दोस्तों, आज हम पार्ट 5 में दोस्तों आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जो कि दोस्तों अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम जो भी दोस्तों आप सोशल मीडिया यूज करते हैं सभी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय गवाए सीधे दोस्तों बात करेंगे अपने टॉपिक पर। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने आता हुआ आज का पॉइंट। तो यहाँ से दोस्तों हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था, वहीं से दोस्तों हम क्लास को पुनः स्टार्ट करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप देखेंगे दोस्तों यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो भी ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपके दोस्तों यूपी पुलिस के साथ साथ एसएससी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स करवाती है उन सभी एग्ज़ामों में दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान, यह दोस्तों ये आपका अलग पॉइंट है, ये आपका अलग है। यहाँ पर दोस्तों ये सारे पॉइंट्स अलग अलग दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपके शहर दिल्ली में स्थित है। तो ये आपका दिल्ली इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। जो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दोस्तों पहले से आते हैं तो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आप लोगों को नया लगे या ना आता हो तो उसका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते चले, क्योंकि यहाँ से मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताता हूँ उसके आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बना लेना। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान ये दोस्तों आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी से दोस्तों आपका क्रम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तब भी दोस्तों आपको लखनऊ आंसर देना है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये स्टार पॉइंट बना के नोट जरूर कर लेना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यह दोस्तों आपका देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, तो यह आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना सभी बच्चे, यह आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपका दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आप लोग जितने भी पॉइंट्स दिए गए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों आपके इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला दिया है दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। जिस पॉइंट में मैं स्टार बना दूं उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान दोस्तों जितने भी आपके रेडीमेड वस्त्र हैं ये आपका दोस्तों अनुसंधान संस्थान जो ये आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये दोस्तों एक गिंडी शहर है जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? चंडीगढ़ पंजाब में। अगला है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, कह सकते हैं इसको,
ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट बना के नोट जरूर कर लेना इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। उष्णकटिबंधीय चिकित्सा स्कूल, यह दोस्तों आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला, तो ये दोस्तों आपके गुलबर्ग, आप सभी जानते हो कि ऊंचाई पर जो सबसे स्थित है वो आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर गुलबर्ग इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्लांटेशन फसल इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों आपके शहर कुडलू में स्थित है और ये कुडलू जो है ये दोस्तों केरल में आपका पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला पॉइंट आप लोग लगाएंगे, सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना, ये आपका दोस्तों धनबाद झारखंड राज्य में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे सभी बच्चे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको नोट जरूर कर लेना। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका दोस्तों दुर्गापुर पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लेदर वाले जितने भी दोस्तों आपके इंस्टीट्यूट सेंटर ये आपके चेन्नई तमिलनाडु में मिलेंगे। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा है, एसएससी जीडी के भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गन्ना प्रजनन संस्थान ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये आपका दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका बैरकपुर छावनी पड़ता है पश्चिम बंगाल कोलकाता में। अगला है सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें से दोस्तों आपके जितने भी राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं इनमें से आपको दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस दोस्तों नए भी देखने को मिल सकते हैं। सेंट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है। सेंट्रल राइस यानी कह सकते हैं सेंट्रल चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट, चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट बना के लिख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन, आप सभी जानते हो जो नमक है दोस्तों ये आपका गुजरात के भावनगर दोस्तों शहर में वहाँ से दोस्तों प्राप्त होता है, यानी कि कह सकते हैं समुद्री रसायन नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। गुजरात तो सभी को पता होगा लेकिन गुजरात के किस शहर में है ये भी पता होना चाहिए, भावनगर में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको लगा लेना आप लोग, यह आपके दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका दोस्तों रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद झारखंड में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये आपके दोस्तों पणजी गोवा महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल शुगर यानी कह सकते हैं चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट या अनुसंधान संस्थान, ये तो सभी को पता होगा कानपुर उत्तर प्रदेश है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के नोट जरूर कर लेना, ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज़ ये आपका दोस्तों दिल्ली में स्थित है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस ये भी आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेशनल डेयरी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना, ये तो आपके यूपी कांस्टेबल में और आपके बीएड एंट्रेंस के भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है, ये आपके यूपी पुलिस में कई बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, तो एम्स हॉस्पिटल आप सभी को पता है आपके नई दिल्ली में स्थित है।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ये आपका दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नई दिल्ली में। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को एक बार ध्यान में रखना है कि ऑल इंडिया से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन पब्लिक हेल्थ, तो ये आपको कोलकाता बताना है, और यदि मलेरिया रिसर्च पूछे तो आपको नई दिल्ली बताना है। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आपके राष्ट्रीय संगठन। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों स्टार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानते हैं। पहले हेडिंग दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों जो सबसे अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और कैसे हुई। आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, जिसी उद्देश्य से लीग ऑफ नेशंस, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, की स्थापना की गई थी। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने प्रतिनिधियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। हस्ताक्षर कार्यकर्ताओं में से अनेक राष्ट्रों द्वारा संयुक्त संघ की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्र की संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी, और यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर 1945 को पूरी हो गई, और इसी दिन राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यदि आपसे दोस्तों मुख्यालय के बारे में पूछे तो आपको दोस्तों न्यूयॉर्क बताना है। क्लियर। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, लक्ष्य तथा सिद्धांत। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य के बारे में आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो इसके दोस्तों कुछ उद्देश्य आपके निम्नलिखित दिए गए हैं, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला दोस्तों दिया गया है आगामी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। सेकंड पॉइंट दिया गया है मूलभूत मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा एवं प्रतिष्ठित तथा स्त्री पुरुष एवं छोटे बड़े राष्ट्रों के सम्मान अधिकारों में निष्ठा की पुनर्स्थापना करना। और तीसरा दिया गया ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अंतर्राष्ट्रीय न्याय संधियों तथा अन्य स्रोतों से उत्पन्न प्रतिबद्धताओं के प्रति सम्मान को कायम रखा जा सके। अगला पॉइंट है व्यापक स्वतंत्रता के वातावरण में सामाजिक उन्नति एवं बेहतर जीवन स्तरों को प्रोत्साहित करना। इसका जो दोस्तों टारगेट रहा है वो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसका दोस्तों प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट किए गए लक्ष्य निम्नलिखित थे, जिसमें से दोस्तों इसका जो प्रथम लक्ष्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और क्या क्या था, और दोस्तों इसका जो सेकंड लक्ष्य था वो था समान अधिकार और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना विकसित करना, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण व आर्थिक संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना, ये इसके मुख्य लक्ष्य थे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ दोस्तों ये पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतरशासकीय संगठन था, जिसे 28 सितंबर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक इसके सदस्यों की संख्या 58 थी। इसकी प्रतिज्ञा पत्र में प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निष्क्रियकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल था। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ प्रमुख वर्ष हैं जो कि 2000 के बाद के सारे इसमें दर्शाए गए हैं। जैसे कि 2010 में इसका विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया, और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष हम दोस्तों 12 अगस्त 2010 से 11 अगस्त 2011 तक रखा गया। विश्व वन वर्ष आपका 2011 में घोषित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 2013, अंतर्राष्ट्रीय परिवार खेती वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टलोग्राफी वर्ष 2014, लघु उद्योग लघु द्वीप विकासशील राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2014, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 रखा गया। प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये भी 2015 रखा गया। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, और 2017 में इसका सतत पर्यटन विकास। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ प्रमुख दशक हैं, जिसमें से दशक का मतलब इसमें आपके दोस्तों 10 दशक दिए गए होंगे।
आगे भी दोस्तों पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि 2001 से 2010 इसमें बताया गया कि बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2003 से 12 तक साक्षरता दशक, 2005 से 15 तक जीवन के लिए जल हेतु कार्यवाहक दशक, 2006 से 2016 प्रवाहित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण एवं सतत विकास का दशक। यानी कि दशक का अर्थ दोस्तों है आपका 10 वर्ष के लिए जो भी इन्होंने योजना निकाली वो ऑलरेडी आपकी 10 ईयर तक रही थी, 10 वर्ष के लिए। जैसे 2008 से 2017 गरीबी उन्मूलन का द्वितीय दशक था, 2010 से 2020 मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष दशक, 11 से 20 आपका सड़क सुरक्षा कार्यवाही दशक, 2011 से 2020 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक और 2011 से 2020 उपनिवेशवाद के उन्मूलन हेतु तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है 2014 से 2024 तक। 2014 से 2024 तक का है आपका संयुक्त राष्ट्र का सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक, जो कि प्रेजेंट टाइम भी आपका भी चल रहा है। फिर है 2015 से 2024 तक के लिए लगा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, और 2016 से 2025 तक की दोस्तों जो दशक है वो है पोषण पर कार्यवाही दशक। आइए जानते हैं 2016 से 2025 तक के पोषण पर कार्यवाही के बारे में कि 1 फरवरी से 7 फरवरी ये आपके संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह दिए गए, जिसमें विश्व आपसी सद्भावना सप्ताह, 21 मार्च से 27 मार्च जातीय संघर्ष एकता अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट आपके यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना बहुत ही दोस्तों मुश्किल है, लेकिन इस बुक में दिए गए हैं तो एक नज़र में हम इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, और मैं अपनी तरफ से आपको अपनी तरफ से पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट करना है, उसी को पढ़ना है। बाकी की चीज़ें हमें जो दी गई हैं वो हमें सिर्फ रीड करनी है, ताकि हमें दोस्तों इसकी भी दोस्तों बारे में जानकारी थोड़ी बहुत हो सके। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल आपका संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। अब यहाँ से क्वेश्चन आप कहेंगे सर मना पूछा कैसे जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाता है, तो वो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो ये दिए गए हैं आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, ये 11 नवंबर से 17 नवंबर तक मनाया जाता है। एकता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 25 मई से 31 मई तक मनाया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो संघ है हमारा, उसका जो ध्वज है वो कैसा है, तो दोस्तों उसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके भी पृष्ठभूमि देखें तो ये दोस्तों आपकी नीले कलर की है। कैसी है, नीले कलर की है। इस पर एक विश्व का मानचित्र है, जैतून की शाखाओं का हार पहने हुए है, और जैतून की शाखाएं जो होती हैं ये विश्व शांति का प्रतीक हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे प्रतीक से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं, जैसे जैतून की शाखा क्या दर्शाती है, तो ये विश्व शांति का प्रतीक दर्शाती है। लाल झंडा क्या दर्शाता है, खतरे का निशान दर्शाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये इन पर एक नज़र आप लोग जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की जो संख्या है वो दोस्तों 51 थी, जबकि अन्य सदस्य का जो चयन वो चार्टर के अनुच्छेद 4 के तहत सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। 14 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान और 193वां सदस्य बना। ताइवान तथा वेटिकन सिटी अभी भी इसके सदस्य घोषित नहीं हुए हैं। कौन, ताइवान नहीं हुआ और वेटिकन सिटी नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन की सदस्यता के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपके सामने दिए गए हैं। जैसे कि विश्व के सभी देश जो शांति प्रिय हैं, संगठन के चार्टर का सम्मान तथा अनुमोदन करते हैं तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इस संगठन के दोस्तों वो सदस्य घोषित हो सकते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी देश के सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पेश करेगा, जिनका अनुमोदन महासभा के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कैसी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी।
अरबी को छोड़कर शेष सभी कार्यकारी भाषाएं हैं, जैसे कि अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही इसकी भाषाएं हैं। जबकि अरबी को दोस्तों महासभा द्वारा वर्ष 1973 तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में दोस्तों इसे अपनाया गया था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्त व्यवस्था के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो खर्च है इसके सदस्य देशों के द्वारा वहन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि यह सदस्य देश अपनी आय के आधार पर इसका व्यय वहन करेंगे, जो अधिकतम 25%, कितना दोस्तों 25% तथा न्यूनतम 0.01% होगा। और संघ का बजट द्विवर्षीय होता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए होता है तथा महासभा इसका अनुमोदन करती है। अनुमोदन कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर अनुमोदन जो है ये दोस्तों महासभा करेगी। कौन करेगा? महासभा दोस्तों इसका अनुमोदन करती है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में जानते हैं। चार्टर के अध्याय 3 से अनुच्छेद 7 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। तो आपका जो आंसर होगा तो आपको बता देना है। इसके दोस्तों 6 अंग हैं। कितने हैं? 6 अंग दिए गए हैं। ठीक है, यदि सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो आपको आंसर देना है 6 अंग हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका महासभा है जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। तीसरा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। चौथा आपका जाता है न्याय परिषद जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। पाँचवा आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठवां आ जाता है आपका सचिवालय जिसको बोलते हैं सीक्रेटरीट। क्या बोलते हैं? सीक्रेटरीट। ये आपके दोस्तों 6 दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे विमुद्रीकरण के बारे में। ये दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम दोस्तों जानेंगे दोस्तों विमुद्रीकरण के बारे में। चलिए, विमुद्रीकरण क्या है? जो दोस्तों ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार या सभी मुद्रा को कानूनी वैधता समाप्त करते हुए मुद्रा की दोस्तों जो लेन देन की प्रक्रिया से बाहर करना है दोस्तों क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण का दोस्तों विश्व में जो पहला उदाहरण है ये दोस्तों हमें कब देखने को मिला? तो ये 1873 में दोस्तों में देखने को मिला था। कहाँ पर? अमेरिका में देखा गया। कहाँ पर देखा गया? अमेरिका। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आधुनिक विश्व इतिहास की जो नोटबंदी का कार्यवर्ष 1982 में टैक्स चोरी व भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से अफ्रीकी देश घाना, अफ्रीका में एक देश है दोस्तों घाना, ये अफ्रीका का है, वहाँ के दोस्तों 50 सीडी नोटों को बंद करके किया। भारत में 8 नवंबर 2016 को सरकार के द्वारा मध्य रात्रि में दोस्तों 500 तथा 1000 रुपए के नोटों को तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित करते हुए 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक 500 से 1000 के पुराने नोटों को डाकघर के साथ ही बैंकों में यथाशीघ्र जमा किए जाने का प्रावधान लागू किया। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जो नोटबंदी हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी? तो आप कह सकते हैं 8 नवंबर 2016 को, यानी कि दोस्तों 8 नवंबर 2016 को 500 के और 1000 रुपये के नोटों को अवैध घोषित किया गया। चलिए अगला पॉइंट है, इससे पहले भारत में दोस्तों 11 जनवरी 1946 को अंग्रेज सरकार ने 500 और 1000 एवं 10,000 के नोटों को अवैध करार देते हुए नोटबंदी की प्रक्रिया लागू की थी। यदि पूछा जाए कि 8 नवंबर 2016 को जो आपकी नोटबंदी हुई थी, इससे पहले दोस्तों नोटबंदी कब हुई थी? तो इससे यदि पहले की बात की जाए तो पहले आप कहेंगे सर 11 जनवरी 1946 को। 11 जनवरी 1946 को, इससे पहले दोस्तों अंग्रेजों के समय नोटबंदी हुई थी। पुनः जनवरी 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा 1000, 500 और 10,000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाते हुए नोटबंदी की प्रक्रिया को लागू किया गया था। 8 नवंबर 2016 तक 500 एवं 1000 रुपये के नोटों को भारतीय नगद मुद्रा संपूर्ण तरलता में लगभग 86% की हिस्सेदारी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अवैध घोषित कुल नोटों का जो लगभग 99.3% हिस्सा बैंकों के पास वापस आ चुका था और अवैध घोषित किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपए में
15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए थे। आइए जानते हैं विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, विमुद्रीकरण का जो मेन उद्देश्य है वो दोस्तों अब प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जिसके तहत काले धन पर ना चाहते भी लोगों को अपनी संपत्ति या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घोषित करते हुए टैक्स कर देना ही पड़ता है, जिसके दोस्तों कुछ उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया गया है पहला पॉइंट कि काले धन को समाप्त करना, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट कारोबार पर रोक लगाना, आतंकी और नक्सली एवं अन्य उग्र गतिविधियों पर अंकुश लगाना और अवैध तस्करी एवं नशीले पदार्थों के कारोबार को हतोत्साहित करते हुए इन पर रोक लगाना आदि दोस्तों इसकी उद्देश्य रहा है। अगला है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। अगला पॉइंट है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं दोस्तों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोलते हैं? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी से दोस्तों आप सभी को पता है कि जो जीएसटी है सबसे पहले दोस्तों आपके फ्रांस में लागू हुई थी। ये दोस्तों आपके फ्रांस से दोस्तों जीएसटी को लिया गया है। जीएसटी को हम दोस्तों हिंदी अनुवाद होता है वस्तु एवं सेवा कर, जो कि दोस्तों सेवाओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर है, जो कि हर स्तर पर वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं की अदायगी पर लगता है। दोस्तों जीएसटी 1 जुलाई 2017 से दोस्तों लागू किया गया भारत में। और जीएसटी से पहले केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार या दोनों सरकारों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों की जगह दोस्तों सिर्फ एक कर जीएसटी के स्थान दिया गया। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वां संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय अप्रत्यक्ष प्रणाली की सरल एवं व्यवहारिक बनाने के लिए से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का प्रावधान किया गया। जीएसटी करों को लागू करने का सुझाव वर्ष 2003 में विजय केलकर समिति ने दी थी। जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण पूरे भारत की एकीकृत साझा बाजार बनाने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भारतीय संघीय ढांचे के तहत जीएसटी के दोस्तों दो घटक, एक केंद्रीय घटक होता है, एक राज्य घटक होता है। यानी हम कह सकते हैं एक आपका जीएसटी आपका होता है जो कि आपका केंद्रीय होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स। और एक होता है एसजीएसटी, जिसको बोलते हैं स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम दोस्तों सीजीएसटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीजीएसटी। और दूसरा होता है आपका एसजीएसटी। एसजीएसटी ये आपका दोस्तों केंद्र सरकार के लिए होता है और ये दोस्तों आपका राज्य सरकार के लिए होता है। इतना दोस्तों आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, किसी राज्य क्षेत्र पर लेन देन के हेतु केंद्र और राज्य दोनों का एक साथ मूल श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र के द्वारा सीजीएसटी लगाया जाता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, और वहीं राज्यों के द्वारा एसजीएसटी का संग्रह किया जाता है। इनके अलावा वस्तु एवं सेवाओं में अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269(1) के तहत एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी लगाया जाता है। यह सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। जीएसटी दोस्तों आपके 3 पॉइंट से लगती है। पहला 5%, 18% के बाद सीधा 28% के कर इन दोस्तों 3 स्लैबों में रखा गया। कितने? 3 स्लैबों में दोस्तों आपकी जीएसटी लगती है, 5%, 18 और 28%। वर्तमान में जो जीएसटी के अंतर्गत सभी वस्तु एवं सेवाओं को दोस्तों 5 समूह में बांटा गया है। जीएसटी से दोस्तों मुक्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिस पर दोस्तों कोई भी जीएसटी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं जिस पर दोस्तों जीएसटी नहीं लग सकती, तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे कि प्राकृतिक मधु, शहद, फूल हुआ, झाड़ू है, खुला खाद्य है पदार्थ हुआ, लस्सी, दूध, प्रसाद, नमक, गुड़, काजल, स्वास्थ्य सेवाएं, अंडा, शिक्षा सेवाएं, चित्रकला की किताबें आदि। और भी दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं उन पर दोस्तों जीएसटी फ्री है, यानी जीएसटी मुक्त वस्तुएं आपकी हैं। विश्व में दोस्तों सर्वप्रथम जीएसटी जो करों को लागू करने वाला देश है वो आपका फ्रांस है। अभी हमने जस्ट आपको बताया जो कि पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जो जीएसटी है वो सबसे पहले किसने लागू की, या जीएसटी का जो श्रेय है जन्मदाता देश है तो वो आपका फ्रांस है, जिसने 1954 ईस्वी में अपने यहाँ इसे लागू किया था। दोस्तों यदि पूछा जाए कि जो जीएसटी आपका कहाँ से लिया गया, सबसे पहले विश्व में जीएसटी कहाँ पर लागू की गई थी, तो आप कहेंगे सर जो जीएसटी है ना वो आपकी फ्रांस में लागू हुई थी सबसे पहले। जो फ्रांस में लागू हुई कब हुई थी, तो आप बता देना सर 1954 में दोस्तों फ्रांस में सबसे पहले दोस्तों जीएसटी लागू
हुई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला दोस्तों पॉइंट है जो कि अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका जीएसटी में होने वाले शामिल कर। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों केंद्रीय कर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रीय कर के बारे में। केंद्रीय कर में आपका जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार एवं उपकर, ये सभी आपके दोस्तों सीजीएसटी के अंतर्गत आते हैं। किसके? सीजीएसटी, यानी कि दोस्तों केंद्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी आपके दोस्तों केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं राज्य कर, जो कि दोस्तों आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। राज्य कर के बारे में यहाँ पे दिया गया है, राज्य मूल संवर्धन कर वैट, मनोरंजन कर जिसमें स्थानीय निकायों एवं लागू करों को छोड़कर, चुंगी एवं प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर, इन पर भी दोस्तों टैक्स दिया जाता है, जो कि एसजीएसटी के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत दिया जाता है। क्लियर। चलिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा धारा 18, धारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, धारा 18 में जीएसटी के लागू करने के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान किया गया है। क्षतिपूर्ति हेतु आधार वर्ष 2015 और 16 है। जीएसटी परिषद 101वें संविधान संशोधन, यहाँ पर मिसप्रिंट दिया है कि लिख लेना, संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 279 जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम को लागू होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर, कितने 60 दिनों के अंदर आदेश द्वारा जीएसटी के परिषद का गठन करेंगे। इसी के अनुसरण में 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसका सचिवालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। जीएसटी परिषद की संरचना, जिसका अध्यक्ष दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री है, उपाध्यक्ष सदस्यों में से कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री होता है, जो कि राजस्व या वित्त प्रभार राज्यों के वित्त या कर मंत्री जिन्हें राज्य नामित कर सकता है। भारत सरकार के सचिव या राजस्व जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होंगे, और वर्तमान में यदि पूछा जाए तो आपको डॉक्टर अजय भूषण पांडे इसके दोस्तों सचिव हैं। जीएसटी परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की शामिल किया जाता है। जीएसटी परिषद में अपर सचिव का एक पद होता है, जिसके अतिरिक्त 4 कमिश्नरों का भी पद इसमें सृजित किया जाता है। अरुण गोयल को वर्तमान में दोस्तों अपर सचिव बनाया गया। किसको? अरुण गोयल को। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है दोस्तों कि वस्तु एवं सेवा नेटवर्क एक कंपनी है, जिसे 28 मार्च 2013 को केंद्र सरकार, राज्य सरकार व दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने मिलकर इसे गठित किया। इसी जीएसटी नेटवर्क का प्रबंधन हिमफोसिस में के द्वारा किया जाएगा, और इस नेटवर्क कंपनी में करदाताओं का पंजीकरण कराकर 15 अंकों का जीएसटी प्राप्त करना होगा, जिसके उपयोग का करदाता रिटर्न एवं इनपुट क्रेडिट प्राप्त करते हैं, जिसको नहीं बोलते दुकानों में जीएसटी नंबर। जीएसटी के तहत दोस्तों 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों के जीएसटी के दायरे के बाहर रखा जाएगा, और 40 लाख से अधिक तथा 1.5 करोड़ से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले उद्यमियों एवं कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान रखा जाएगा। जीएसटी के अनेक लाभों को वर्गीकृत किया गया, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से देखा जा सकता है, जैसे कि कर प्रशासन को सरल बनाया गया है, जिससे सरकार को लाभ होगा। कर प्रशासन से दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया। कर एवं आधार राजस्व में वृद्धि देखी, जिससे सरकार को लाभ प्राप्त होगा। करों के रिसाव को रोकता है। बहुकर के प्रणाली की छूट उद्यमियों को मिली। नेक्स्ट, उद्योग में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई और विनिर्माण लागत में कमी, वस्तुओं की आपूर्ति में बढ़ोतरी और कर विभाग पर कमी को लाकर बचत को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना एवं मेक इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का बढ़ावा और आर्थिक गतिविधियों को तेजी करना। अगला पॉइंट है दोस्तों साइबर अपराध। साइबर अपराध के बारे में, जो कि अपने आप में आज के टाइम में दोस्तों जो साइबर क्राइम है दोस्तों, जो सर्वाधिक दोस्तों फैला हुआ है आपका, तो इससे दोस्तों हमें बचना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों साइबर अपराध के बारे में। पहला पॉइंट दिया दोस्तों साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतः क्रियाओं का एक जटिल परिवेश है, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण समर्थन मिलता है। साइबर स्पेस शब्द का जो प्रयोग है, ये सबसे पहले विलियम गिब्स ने
1984 में अपनी किताब न्यू रोमांसर में दिया था। साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम से आशय उन अपराधों से है जो इंटरनेट, आपका कंप्यूटर हुआ, प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने साइबर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है कि बिना पूर्व अनुमति की आंकड़ों के संसाधन और संचार से संबंधित कोई भी गैरकानूनी, अनैतिक, अनाधिकृत काम साइबर अपराधियों की श्रेणी में आता है। वायरस के जरिए व्यवस्था को बाधित करना, कंप्यूटर में संबंधित प्रॉपर्टी को नष्ट करना, किसी कंपनी या व्यक्ति के डेटाबेस को उसको चुरा लेना, या किसी की साइट को हैक कर लेना, किसी के व्हाट्सएप ग्रुप या किसी को कुछ भी हैक कर लेना, मोबाइल हैक कर लेना, इंटरनेट के जरिए किसी को दोस्तों ब्लैकमेल करना, ठगी करना, इन जैसे कुकृत्य कार्यों को दोस्तों साइबर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आपत्तिजनक प्रसारण, किसी को दोस्तों डराना धमकाना, किसी पर दोस्तों ईमेल पर उसको धमकी देना या ईमेल पर धमकी देना या अश्लील साइट्स आदि भी दोस्तों ये आपके साइबर अपराध का हिस्सा हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों साइबर अपराध के कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों साइबर अपराध जो होते हैं इसकी पहचान की, किसी की पहचान की आप लोग चोरी कर लेना, मनोवैज्ञानिक तरकीबें, सोशल मीडिया से धोखाधड़ी कर लेना, डिजिटल बैंकिंग से धोखाधड़ी करना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसी का हमला कर लेना, उसका डाटा चुरा लेना, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप पर वायरस का हमला। तो ये सभी क्या हैं, ये आपके दोस्तों सभी साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम के अंतर्गत आपके आते हैं। साइबर हमलों में दोस्तों प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं फिशिंग और हैकिंग। दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, आपके हाल ही में जो यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें दोस्तों फिशिंग के बारे में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पहली ही शिफ्ट में पूछा गया था। ये आपका पहली शिफ्ट का ही क्वेश्चन था, ये आपका 17 फरवरी की शिफ्ट में आया था, फिशिंग कहते हैं उसको। ये आपके एग्ज़ाम में ही आया था कि अब क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट ये फिशिंग वाला जो वर्ड है ना, ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ वर्ड है। किसी के छल कपट या फर्जी ईमेल के द्वारा प्रलोभन, उसको लाभ का देकर उसके पासवर्ड या एटीएम या क्रेडिट कार्ड, उसका ओटीपी वगैरह, ये सभी ठगने के कार्य जो होते हैं ना साइबर क्राइम के अंतर्गत, इसको क्या कहते हैं, इसको हम दोस्तों फिशिंग कहते हैं। ये आपके देखिए एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है इसी वर्ष। हैकिंग क्या कहते हैं, तो हैकिंग होती है दोस्तों साइबर अपराधी किसी कंप्यूटर नेटवर्क से प्रवेश करके किसी की व्यक्तिगत व निजी जानकारी जैसे नेट बैंकिंग का पासवर्ड चुरा लेना, ये आपका हैकिंग के अंतर्गत आता है। और फिशिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई मेल आया और उस पर लिखा है कि ये ऐसे से ऐसा करने पे आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो इस पर आप दिए गए नंबर पर कॉल करें या अपना पासवर्ड भेजें या अपना बैंक अकाउंट वगैरह भेजें। तो और इससे हम दोस्तों फिशिंग कहते हैं। हैकिंग क्या कहते हैं, जैसे किसी का एप्लीकेशन है, क्या कंप्यूटर नेटवर्क या आपका कोई भी डेटाबेस है, उसको हैक कर लेना, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रही है, तो इसको हम दोस्तों हैकिंग बोलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको फिशिंग और हैकिंग में जो अंतर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों विशिंग वॉइस फिशिंग। दोस्तों विशिंग वॉइस फिशिंग क्या होती है कि टेलीफोन के माध्यम से किया जाने वाला फिशिंग जो होता है वो आपका विशिंग कहलाता है। यानी कि किसी कॉल के द्वारा आपसे दोस्तों बातचीत करना, आपको ठगना, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह, पासवर्ड वगैरह पूछना, ये दोस्तों आपका फिशिंग और विशिंग कहते हैं। ये आपका फिशिंग विशिंग कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सॉफ्टवेयर पायरेसी। दोस्तों सॉफ्टवेयर जो पायरेसी होता है, ये किसी सॉफ्टवेयर को नकली तैयार करके सस्ते कीमत में बेचना भी ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको उसी सेम मॉडल में उसको नकली तरह से तैयार कर लेना और सस्ते दामों में बेच देना, क्योंकि उस चीज़ को यदि हम सस्ते में बेचेंगे तो लोग खरीद ही लेंगे। तो ये भी दोस्तों आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगला आता है दोस्तों साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है, ये दोस्तों सामाजिक नेटवर्किंग एक साइट्स होती है जिसके माध्यम से अशोभनीय टिप्पणी कर लेना, किसी को गाली गलौज देना, धमकी देना या किसी का मजाक उड़ाना, किसी को शर्मिंदा करना या इंटरनेट के माध्यम से दुरुपयोग कर उसको गाली देना, इसे हम दोस्तों साइबर बुलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों साइबर वसूली, जिसको बोलते हैं साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन जो होता है ये दोस्तों किसी भी वेबसाइट या सर्वर या कंप्यूटर इकाई को धमकी देना और उससे पैसों की मांग करके ब्लैकमेल करना, ये दोस्तों आपका साइबर वसूली कहलाता है। ये आप लोगों के लिए जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ से एक पॉइंट आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, यदि आप लोग इस क्लास को देख लेते हो, यहाँ से 100% है कि आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
1-2 क्वेश्चंस आपको दोस्तों यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे और ये अपने आप में जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस क्लास को जितना हो ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लेना और जो बात आपको ना समझ में आए तो आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो उस पर मैं दोस्तों आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। अगला आता है दोस्तों स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है कि जब इंटरनेट नेटवर्क का कोई यूजर डाटा किसी कारणवश हेरा-फेरी कर लेता है और अपनी असली पहचान छुपाकर किसी दूसरे व्यक्ति को सफलतापूर्वक पेश करता है, तो उसको फ्रॉड या अटैक करता है, तो उसे स्पूफिंग कहलाता है। जैसे नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल दोस्तों आपका जैसे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट जो भी हुआ, उसमें दोस्तों आपका हेरा-फेरी कर लेता है। यानी कि आपकी ही दोस्तों वो बनाएगा दूसरी आईडी और आपके ही नाम से आईडी बना लेगा और किसी मतलब चला दूसरा कोई रहा है, उसमें आईडी आपकी लगी है, नंबर भी आपका लगा दिया है, आपकी फ़ोटो भी लगा दी और अपलोड कर रहा है और आप ही की आईडी को दोस्तों उसने 2 आईडी बनाई, एक तो आप चला रहे हो ओरिजिनल आईडी और उसी की फेक आईडी वो चला रहा है और आपकी आईडी में आपकी फ़ोटो वगैरह सारा डाटा आपको उसी में भी दिया गया है, तो ये आपके दोस्तों स्पूफिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्पैमिंग। क्या होता है? स्पैमिंग जो होता है ये वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अनावश्यक एवं भारी संख्या में एक साथ मेल मैसेज भेजकर किसी को परेशान करना, यह देशों में गैर कानूनी है। जैसे कि दोस्तों स्पैमिंग जो होता है ना, किसी को दोस्तों अनावश्यक आप उसे जानते नहीं हो और आप उसको मेल कर रहे हो, मैसेज भेज कर उसको परेशान कर रहे हो, आप उसको और वहाँ से यदि कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपका कैसा है, अनावश्यक मेल है, वह आपको नहीं जानता है, फिर भी दोस्तों आप उसको भेज कर परेशान कर रहे हो, तो ये दोस्तों आपका स्पैमिंग कहलाता है। आप उसके साथ स्पैम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? स्पैम कर रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी दोस्तों हमारे पास है आप कोई भी दोस्तों जैसे जियो की सिम अक्सर सभी लोग चलाते हैं, तो जियो की सिम में जब हमारे दोस्तों रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो दोस्तों हमें दोस्तों कंपनी के द्वारा कॉल किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? जो कि कंपनी के द्वारा कॉल किया जाता है, यदि वो देखा जाए तो एक तरीके से वो एक अनावश्यक कॉल होता है। कैसा होता है? अनावश्यक कॉल होता है। जब दोस्तों आप उस कॉल को देखते हैं ट्रू कॉलर से, तो उसमें रेड कलर में आ जाता है और उसी में दोस्तों लिखा होता है स्पैम। क्या लिखा होता है? स्पैम लिखा होता है ना। तो ये दोस्तों काम आपका ये स्पैमिंग ही होता है, जो कि कंपनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है कि इसका आशय है दोस्तों आभासी दुनिया में किसी व्यक्ति की निजता पर प्रहार करना, उसकी प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखना, अवैध रूप से सूचनाओं का प्रयोग करते हुए संबंधित व्यक्ति की मानसिक उत्पीड़न करना, ये आपका साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। साइबर वॉरफेयर क्या होता है? जब साइबर की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने किसी अन्य देश के हितों पर अपने दायरे में ले लेती हैं, तो यह परिघटना साइबर वॉरफेयर कहलाती है। यानी किसी भी दोस्तों फॉरेनर कंट्री से दोस्तों आप लेन देन या दोस्तों अपने यहाँ की दोस्तों कुछ खुफिया जानकारी देना चाहते हैं, तो ये दोस्तों आपका साइबर वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डार्कनेट मार्केट। डार्कनेट मार्केट ये दोस्तों इस प्रक्रिया में नशीले पदार्थ एवं ड्रग्स जैसे अवैध आदान प्रदान करना, यह आपको दोस्तों डार्कनेट मार्केट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों रैंसमवेयर। रैंसमवेयर ये दोस्तों एक कंप्यूटर वायरस होता है। इसके माध्यम से कंप्यूटर की सभी सूचनाओं अथवा डाटा को हैक कर लिया जाता है, जिसको दोस्तों बोलते हैं रैंसम वायरस, जो कि ये एक कंप्यूटर वायरस होता है और हैकर्स द्वारा इन फाइलों को दोस्तों बर्बाद करने की धमकी दी जाती है और उनके डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए फ्रॉती यानी कि रुपए पैसों की दोस्तों मांग की जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों विभिन्न प्रकार के मालवेयर। मालवेयर यानी कि जैसे आपके दोस्तों वायरस हुआ, वायरस ये आपका दोस्तों मालवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे कि वायरस है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, वर्म्स है, रैंसमवेयर है, एडवेयर है और बॉटनेट्स, ये सभी आपके क्या हैं? ये मालवेयर कहे जाते हैं। 3 प्रकार के दोस्तों हैकर होते हैं। एक तो बात ये जानते हैं हैकरों के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज की जो डेट में प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो हैकिंग और ये साइबर क्राइम दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों फैला हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं 3 प्रकार के हैकर। हैकर क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहला एक तो होता है आपका व्हाइट हैकर। कौन सा? व्हाइट हैट हैकर होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों व्हाइट हैट हैकर की मतलब सफ़ेद टोपी वाला हैकर। इन्हें दोस्तों हम एथिकल हैकर भी कह सकते हैं। इनको दोस्तों किसी संस्था या सरकार के द्वारा रखा जाता है। ये अच्छे काम करते हैं, अर्थात इन्हें कंप्यूटर प्रणाली के अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये व्हाइट हैट हैकर होते हैं, सफ़ेद टोपी वाले, ये दोस्तों अच्छे हैकर कहे जाते हैं। ब्लैक हैट हैकर होते हैं, इन्हें दोस्तों क्रैकर्स के रूप में मनाया जाता है, के रूप में जाना जाता है। क्रैकर्स यानी दोस्तों पटाखे होते हैं, पटाखे के रूप में जाना। ये अपनी क्षमता का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स क्या होता है? ग्रे हैट का मतलब होता है ग्रे हैट हैकर यानी स्लेटी टोपी वाले हैकर। ऐसे हैकर कुछ समय के लिए दोस्तों अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी गैर कानूनी गतिविधियों को भी दोस्तों अंजाम देते हैं। ये दोस्तों ग्रे हैट हैकर होते हैं। अगला पॉइंट है साइबर कानून।
यह दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और इसमें ई फाइलिंग अथवा ई वाणिज्यिक लेन देनों के समर्थन हेतु एक ढांचे का प्रावधान किया गया है। साथ ही साइबर अपराधों की जांच और उन्मूलन से भी इनके कानूनी ढांचा अपराध उपलब्ध कराना राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र को स्थापित करना और अगले 5 वर्षों में 5 लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों के कार्यबल का सृजन करना, मानक सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने की व्यवसायों पर वित्तीय लाभ प्रदान करना, साइबर सुरक्षा आपातकालीन प्रतिक्रिया को संकट प्रबंधन के लिए सभी प्रयासों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर के कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT-IN को नोडल एजेंसी नामित किया जाना और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 का मसौदा। इसका उद्देश्य एक बेहतर ऑडिट प्रणाली के माध्यम से साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, साइबर जागरूकता में सुधार लाना है। इस नीति में साइबर सुरक्षा तत्परता सूचकांक की बात कही गई है, जिसके माध्यम से साइबर सुरक्षा तत्परता की निगरानी की जाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट पेश करने का सुझाव दिया गया है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संशोधित 2003 के महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है आपराधिक कृत्य। आपराधिक कृत्य यानी दोस्तों क्रिमिनल ऑफेंसेस और धाराएं और उपधाराएं। ये दोस्तों अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप सभी जानते हैं कि धारा से संबंधित क्वेश्चंस आपके यूपी कांस्टेबल में पूछे ही गए हैं। आप लोगों ने दोस्तों एग्ज़ाम देख के तो देख ही लिया होगा। तो धाराएं वाले जितने भी पार्ट्स है कि किस आपराधिक कृत्य में हमें कौन सी धारा लगती है, तो उसके बारे में हम दोस्तों आप लोगों से डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास है हमने दोस्तों आज की क्लास में यहाँ तक दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो दोस्तों धारा से संबंधित क्लास होगी। तो कल की क्लास में विशेषता आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में जुड़ने की कोशिश ज़रूर कर लेना और आप लोगों को कल की क्लास तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की जो क्लास थी ये भी दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी और कल की भी क्लास दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से कल की भी क्लास में आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने वाले रहेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो यहाँ से इस क्लास को दोस्तों कल की क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भारी संख्या में जुड़ने की कोशिश ज़रूर कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और कल की क्लास में दोस्तों आपसे धाराओं से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस कराएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, और आज का जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सभी बच्चे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे हमारे नए कैंडिडेट हैं अभी तक जो चैनल पर नए आए हैं पहली बार दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाली दोस्तों सभी क्लासों का जो दोस्तों नोटिफिकेशन है आपको दोस्तों सही समय पर मिल सके। और जो बच्चे दोस्तों PDF से स्टडी करना चाहते हैं, आप लोगों के पास पैसे नहीं है बुक परचेज करने के, तो दोस्तों हम PDF भी आपको दोस्तों फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का हमारे मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों लगभग दोस्तों 1000 प्लस दोस्तों बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं और सभी दोस्तों फ्री PDF का दोस्तों फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप लोग भी दोस्तों फ्री PDF का फ़ायदा ज़रूर लें। आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लें और वहाँ से दोस्तों फाइल में जाकर आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी PDF चाहते हैं जितना हो सकता है हमारे लिए हम आप लोगों को फ्री में दोस्तों प्रोवाइड करवाते हैं। तो वहाँ से दोस्तों आप जाके PDF दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप अपना दोस्तों प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बढ़ाए रखें और इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को और आगे तक ले जाने की ज़रूर कोशिश करें और अपना सहयोग दोस्तों ज़रूर दें। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर से दोस्तों बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।